मनोवैज्ञानिक पद्धति का स्वरूप। आप जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक पद्धति किस प्रकार अन्य विज्ञानों की पद्धति से भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिक विधि विविध स्रोतों से विभिन्न विधियों द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं। सूचनाएं जिन्हें पद्धति डाटा कहा जाता है। डेटा बहुवचन है और डेटम शब्द एक वचन। व्यक्तियों के अव्यक्त अथवा व्यक्त व्यवहारों, आत्मपरक अनुभवों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। मनोवैज्ञानिक जांच का अहम स्वरूप पद्धतियों से निर्मित होता है। वे वास्तव में कुछ सीमा तक वास्तविकता का अनुमान लगाते हैं और इससे एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिससे हम अपने विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि के सही अथवा गलत होने की जांच कर सकते हैं। ध्यातव्य की कोई पद्धति कोई स्वतंत्र सत्व नहीं होते, बल्कि वे एक संदर्भ में प्राप्त होते हैं तथा उस सिद्धांत एवं विधि से आबद्ध होते हैं जिनसे इनके संग्रह की प्रक्रिया संचालित होती है। दूसरे शब्दों में प्रदत्त भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों संबंधित व्यक्तियों तथा व्यवहारों के घटित होने के समय आदि से स्वतंत्र नहीं होते। उदाहरण के लिए, हम अकेले में जैसा व्यवहार करते हैं, समूह या घर या कार्यालय में उससे कहीं भिन्न व्यवहार करते हैं। आप अपने अध्यापक अथवा माता पिता से बातचीत करने में संकोच करते हैं, परंतु अपने मित्रों के साथ वैसा नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा कि सभी लोग समान परिस्थितियों में समान व्यवहार नहीं करते। आप भी हर जगह एक ही तरह का व्यवहार नहीं करते। प्रदत्त संग्रह के प्रयुक्त विधियां सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग आदि हैं तथा सूचना के स्रोत उदाहरण के लिए व्यक्ति अथवा समूह अथवा युद्ध अथवा वृद्ध पुरुष अथवा महिला, शक्ति अथवा शहरी अथवा ग्रामीण प्रदत्त के स्वरूप तथा गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। यह संभव है कि जब आप किसी विद्यार्थी का साक्षात करें तो वह उस परिस्थिति में एक अलग प्रकार से व्यवहार करें, परंतु जब आप वास्तविक स्थिति में उसका प्रेक्षण करें सब कुछ विपरीत पाएं। प्रदत्त की अन्य विशेषता है कि वह स्वयं सत्यता के विषय में कुछ नहीं कहता, बल्कि उससे अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता प्रदत्त को एक संदर्भ विशेष में रखकर अर्थवान बनाता है। मनोविज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के प्रदत्त अथवा सूचनाएं संग्रहित करते हैं। इनमें से कुछ प्रकारों को उल्लेख आगे किया जा रहा है। जनांकिकीय सूचनाएं। इन सूचनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचनाएं आती हैं, जैसे नाम, आयु, लिंग, जन्मक्रम, सहोदरों की संख्या, शिक्षार्थी, विद्यालय, वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, आवास की भौगोलिक स्थिति, जाति, धर्म, माता पिता की शिक्षा, उनका व्यवसाय तथा परिवार की आय आदि। भौतिक सूचनाएं। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी संबंधी सूचनाएं, पहाड़ी, रेगिस्तानी, वन, आर्थिक दशा, आवास की दशा, कमरों का आकार, घर में, पड़ोस में एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, यातायात के साधन आदि सम्मिलित होते हैं। दैहिक प्रदत्त। कुछ अध्ययनों में लंबाई, वजन, हृदय गति, थकान का स्तर, गैल्वेनी त्वचा प्रतिरोध, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम द्वारा मापी जाने वाली मस्तिष्क की धारागत क्रियाएं, रुधिर ऑक्सीजन का स्तर, प्रतिक्रिया काल, निद्रा की अवधि, रक्तचाप, स्वप्न का स्वरूप, लार की मात्रा तथा पशुओं के संदर्भ में दौड़ना एवं कूदना जैसे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सूचना। कुछ अध्ययनों में बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, मूल्यांकन, सृजनशीलता, संवेग, अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक विकार, भ्रमशक्ति, विभ्रांति, भ्रम, अवसाद, भोजन, प्रत्याशिक निर्णय, चिंतन प्रक्रियाएं, चेतना, व्यक्तिपरक अनुभव आदि अनेक मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। मापन की दृष्टि से उपयुक्त सूचनाएं अनपढ़ हो सकती हैं। वे श्रेणियों के रूप में जैसे उच्च, निम्न, हाँ नहीं, कोटियों जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि, अथवा लब्धांकों 10, 12, 15, 18, 20 आदि के रूप में होती हैं। हमें वाचिक आख्याएं, प्रेक्षण, अभिलेख, व्यक्तिगत दैनिकी, क्षेत्र टिप्पणियाँ, पुरालेखीय प्रदत्त आदि भी प्राप्त होते हैं। इस तरह की सूचनाओं को गुणात्मक विधि का उपयोग करते हुए पृथक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। इस अध्याय के आगे के भाग में आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। पिछले खंड में आपने मनोविज्ञान में संग्रहित होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदत्तों के बारे में पढ़ा। ये सभी प्रदत्त किसी एक ही विधि से प्राप्त नहीं होते, अनेक प्रकार की विधियाँ होती हैं, जैसे प्रेक्षण, प्रायोगिक, सहसंबंधात्मक सर्वेक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा व्यक्ति अध्ययन। इस खंड का उद्देश्य आपको यह बताना है कि आप किसी एक विधि द्वारा अथवा कई विधियों को मिलाकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए,
आप फुटबॉल मैच देखते हुए दर्शकों के व्यवहार का प्रेक्षण कर सकते हैं। आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि बच्चे जब अपनी कक्षा में परीक्षा देता है तो अच्छा प्रदर्शन करता है अथवा परीक्षा भवन में कार्य कारण संबंध। आप बुद्धि अथवा आत्मसम्मान के बीच सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। पूर्व कथन के उद्देश्य। शिक्षा के निजीकरण के संबंध में आप विद्यार्थियों की प्रवृत्ति का सर्वेक्षण कर सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नता की जानकारी के लिए आप मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। आप बच्चे के भाषा विकास का अध्ययन कर सकते हैं। अगले खंडों में इन विधियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है। प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण मनोवैज्ञानिक जांच का सशक्त उपकरण है। व्यवहार के वर्णन की एक प्रभावकारी विधि है। अपने दैनिक जीवन में हम दिन भर अनेक चीज़ों का प्रेक्षण करने में व्यस्त रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस बात का ध्यान नहीं रह पाता कि हम क्या देख रहे हैं अथवा हमने क्या देखा। हम देखते हैं परंतु प्रेक्षण नहीं करते। हम प्रतिदिन जितनी चीज़ों को देखते हैं उनमें से कुछ ही की हमें जानकारी रहती है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आपने यह भी अनुभव किया होगा कि यदि आप किसी व्यक्ति या घटना को कुछ देर तक ध्यान में रखते हैं तो आपको उस व्यक्ति या अथवा घटना के विषय में बहुत सी रोचक बातों का पता चलता है। वैज्ञानिक प्रेक्षण दिन प्रतिदिन के प्रेक्षणों से बहुधा भिन्न होते हैं। ये विशेषताएं चयन। मनोवैज्ञानिक उन सभी व्यवहारों का प्रेक्षण नहीं करते जिनसे उनका सामना पड़ता है, बल्कि वे एक व्यवहार विशेष का प्रेक्षण हेतु चयन सिलेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए आप यह जानना चाहेंगे कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने विद्यालय में समय कैसे व्यतीत करते हैं। इस स्तर पर दो बातें संभव हैं। एक अनुसंधानकर्ता के रूप में आप सोच सकते हैं कि आप भली भांति जानते हैं कि विद्यालयों में क्या होता है। आप उन क्रियाकलापों की एक सूची बनाकर विद्यालय जाकर देख सकते हैं कि उनमें से कौन से क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं। और आप ये भी सोच सकते हैं कि आप इस संबंध में कुछ नहीं जानते कि विद्यालयों में क्या क्या होता है। अब प्रेक्षण के द्वारा आप इसका पता लगा सकते हैं। अभिलेखन। प्रेक्षण करते समय अनुसंधानकर्ता चयनित व्यवहारों का विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे पूर्व में चयनित व्यवहारों का जब भी वे घटित होते हैं टैली लगाकर अभिलेख रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। इसके लिए वह शॉर्ट हैंड अथवा प्रतीकों, फोटोग्राफ अथवा वीडियो अभिलेखन का उपयोग करते हैं। प्रदत्त विश्लेषण। प्रेक्षण के पश्चात मनोवैज्ञानिक जो भी अभिलेख तैयार करते हैं उनका विश्लेषण एनालाइज इस ध्येय से करते हैं कि उससे कुछ अर्थ निकाला जा सके। यह धातव्य कि प्रेक्षण एक कौशल है। एक कौशल प्रेक्षक जानता है कि वह जिस चीज़ का प्रेक्षण कर रहा है वह किसका प्रेक्षण करना चाहता है। प्रेक्षण कहाँ और कब होगा। प्रेक्षण कर अभिलेख किस रूप में तैयार किया जाएगा और प्रेक्षित व्यवहार का विश्लेषण किस विधि द्वारा किया जाएगा। प्रेक्षण के प्रकार। प्रेक्षण निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित प्रेक्षण। जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है, उपयुक्त उदाहरण में विद्यालय में प्रेक्षण किया गया था, तो उसे प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस उदाहरण में प्रेक्षणकर्ता परिस्थिति का न तो प्रदर्शन करता है और न ही उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस तरह के प्रेक्षण अस्पताल, घर, विद्यालय, दिन में देखभाल करने वाले केंद्र आदि स्थानों पर किए जाते हैं। यद्यपि कई बार आपको कुछ ऐसे कारकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती होगी जो व्यवहार का निर्धारण करते हैं, परंतु वे आपके अध्ययन के केंद्र नहीं हैं। इसलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बॉक्स 21 का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि धुआं मात्र नियंत्रित प्रयोगशाला में ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस तरह के प्रेक्षण नियंत्रित प्रयोगशाला प्रेक्षण के नाम से जाने जाते हैं और वास्तव में ये प्रेक्षण प्रयोगशाला के प्रयोगों में प्राप्त होते हैं। असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण। प्रेक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, आप किसी व्यक्ति या घटना का प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं। द्वितीय, प्रेक्षक प्रेक्षण किए जाने वाले समूह का एक सदस्य बनकर प्रेक्षण करता है। प्रथम दशा में व्यक्ति जिनका प्रेक्षण किया जा रहा है उसे यह मालूम नहीं हो पाता कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा विशेष में आप शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का प्रेक्षण करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। आप चाहे तो कक्षा में वीडियो कैमरा लगाकर सारी गतिविधियों का परीक्षण करें जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं तथा उनका विश्लेषण कर सकते हैं। विकल्प के रूप में आप कक्षा की सामान्य गतिविधियों में बिना भाग लिए अथवा बिना कोई अवरोध किए कक्षा के कोने में बैठ सकते हैं। इस प्रकार के प्रेक्षण को असहभागी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
इस विधि में इस बात का खतरा रहता है कि किसी बाहरी व्यक्ति के कक्षा में बैठने से पूरी कक्षा की वास्तविक स्थिति बिगड़ सकती है। द्वितीय प्रकार के प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता या अध्यापक अथवा विद्यार्थी के रूप में विद्यालय में उपस्थित रहता है और शिक्षक व विद्यार्थी के रूप में होने वाली समस्त गतिविधियों में भाग लेता है। इसे प्रतिभागी प्रेक्षण कहा जाता है। प्रतिभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक को समूह के साथ घनिष्ठता बनाने में, जिसे कि समूह सदस्य उसे अपने समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करे, कुछ समय लगता है। फिर भी समूह के साथ प्रेक्षक के सम्मिलित होने की मात्रा उसके अध्ययन के केंद्र के आधार पर भिन्न होती है। प्रेक्षण विधि का लाभ यह होता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता लोगों एवं उनके व्यवहारों का प्राकृतिक स्थिति जैसे वह घटित होती हैं में अध्ययन करता है। हालांकि प्रेक्षण विधि श्रमसाध्य है, अधिक समय लेती है तथा प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण हमें इसमें गलती होने का डर रहता है। हमारा प्रेक्षण व्यक्ति व घटना के संबंध में हमारे मूल्य एवं विश्वासों से प्रभावित होता है। आप इस बहुप्रचलित कथन से परिचित होंगे कि हम चीज़ों को उसी ढंग से देखते हैं जैसा हम स्वयं होते हैं, न कि जैसे चीज़ें होती हैं। अपने पूर्वाग्रह के कारण हम चीज़ों की व्याख्या भिन्न प्रकार से कर सकते हैं, न कि जैसे प्रतिभागी वास्तव में उसका अर्थ समझते हैं। इसलिए इस बात की सलाह दी जाती है कि प्रेक्षक व्यवहार के घटित होने के समय ही उसका अभिलेख तैयार कर ले, किंतु प्रेक्षण करते समय व्यवहार की व्याख्या न करें। क्रियाकलाप प्रायोगिक विधि प्रयोग एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह सतर्कतापूर्वक संचालित प्रक्रिया जिसमें एक कारक में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और किसी दूसरे कारक पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि अन्य संबंधित कारक स्थिर रहते हैं। प्रयोग में कारण व घटना जिसे परिवर्तित तथा प्रहस्तित किया जाता है प्रभाव व्यवहार होता है, जो प्रहसन के कारण परिवर्तित होता है। परिवर्तन का संप्रदाय आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रायोगिक विधि में संधानकर्ताओं दो परिवर्तनों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रश्न है कि परिवर्त किसे कहते हैं? कोई दीपक या घटना जो बदलती रहती है, अर्थात इसके भिन्न भिन्न मान होते हैं, परिवर्तित होते हैं और इसका मापन किया जा सकता है, को परिवर्त कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखने के लिए आप जिस कलम का उपयोग करते हैं वह एक परिवर्त नहीं है, लेकिन कलम से विभिन्न आकारों, प्रकारों एवं रंगों की होती है, ये सभी परिवर्त हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं वह एक परिवर्त नहीं है, बल्कि उसका आकार परिवर्त है, क्योंकि विभिन्न आकारों के कमरे होते हैं। व्यक्तियों का कद 5 से 6 भी एक परिवर्त है। इसी प्रकार विभिन्न प्रजाति के लोगों के अलग अलग रंग अथवा युवा लोग विभिन्न रंगों से अपने बाल रंगने लगे हैं। इस प्रकार बाल का रंग भी एक परिवर्त है। बुद्धि भी एक परिवर्त है। अनेक प्रकार के बुद्धि स्तर वाले उच्च, मध्यम, निम्न लोग होते हैं। एक कक्षा में व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी एक परिवर्त है, जैसा बॉक्स 2.1 में प्रयोग दिखाया गया है। अतः वस्तु घटनाओं की मात्रा एवं गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकते हैं। परिवर्तन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ हम दो प्रकार के परिवर्तों की चर्चा करेंगे, अनाश्रित और आश्रित परिवर्त। अनाश्रित इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह परिवर्त होता है जिसका प्रहसन किया जाता है अथवा जिसे प्रयोग में अनुसंधानकर्ता द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अध्ययन में अनुसंधानकर्ता परिवर्त के प्रभाव में किए गए परिवर्तन का प्रेक्षण अथवा नोट तैयार करना चाहता है। लताने डाले संपादित प्रयोग में अनुसंधानकर्ता धुआं के संबंध में आपातकाल की सूचना देने वाले व्यक्ति पर अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रभाव देखना चाहते हैं। एक कक्ष में दो व्यक्तियों की उपस्थिति अनुपस्थिति अनाश्रित परिवर्त था। जिस व्यवहार पर अनाश्रित परिवर्त के प्रभाव का प्रेक्षण किया जाता है उसे आश्रित परिवर्त डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। आश्रित परिवर्त उस गोचर को बताता है जिसकी अनुसंधानकर्ता व्याख्या करना चाहता है। यह मात्र अनाश्रित परिवर्त में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है और कुछ नहीं। धुएं के आपातकाल की सूचना देना आश्रित परिवर्त था, अतः प्रायोगिक दशा में अनाश्रित परिवर्त कारण है तथा आश्रित परिवर्त प्रभाव। यहाँ तक स्पष्ट होना चाहिए कि आश्रित एवं अनाश्रित परिवर्त एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। किसी भी परिभाषा दूसरे के बिना संभव नहीं है। अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित आश्रित परिवर्त को प्रभावित करता है। किसी व्यवहारिक घटना के में कई परिवर्त होते हैं। यह किसी संदर्भ में होता है। आश्रित एवं अनाश्रित परिवर्तों का चयन अनुसंधानकर्ता की सैद्धांतिक रुचि के कारण ही किया जाता है। वास्तव में ऐसे बहुत से अन्य सार्थक एवं बाह्य परिवर्त होते हैं जो आश्रित परिवर्त को प्रभावित करते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता उनके प्रभाव को जानने में रुचि नहीं ले सकता। ऐसे बाह्य परिवर्तों को प्रयोग में नियंत्रित करना आवश्यक होता है।
जिससे अनुसंधानकर्ता अनाश्रित एवं आश्रित परिवर्तकों के मध्य कार्य कारण संबंध स्पष्ट कर सके।